सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ FRB 2.0 सीरीज, जिसमें कि हम लोग आज ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं अर्थ, जिसमें कि अर्थ का शेप, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्स, टाइड्स, इक्लिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट, कल के लेक्चर में जो कुछ डाउट्स आए थे, पहली बात तो बहुत इमेंस रिस्पॉन्स रहा। यही इमेंस रिस्पॉन्स जो है मैं आपका एक्सपेक्ट करता हूँ थ्रू आउट दिस एंटायर सीरीज़। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, उससे पहले अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था, बस आप कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक है। 40 से 50 दिन छोड़ दो, बस मैं आपसे बोल रहा हूँ 10 दिन कंसिस्टेंट रहो। 10 डेज़ का बस मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अपने आप उसके बाद कंसिस्टेंट हो जाओगे, ठीक है। और 40 दिन के बाद देखना, 40-50 दिन के बाद आप, या फिर 50 डेज़ रफली अगर मैं मान के चलूँ, 50 दिन के बाद आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे होगे, ठीक है। खैर, तो पिछले यानी कि जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट्स, काफ़ी तो नहीं थे, कुछ थे जो मैं आप एड्रेस करता हूँ कि सर ये वॉइस कैसी आ रही है। कोई बोल रहा है सर ये सर की वॉइस AI में कैसे चेंज हो गई। तो भैया यहाँ पर क्लिक करो। कई बार होता है डिफ़ॉल्ट में आपका AI मोड लगाया रहता है, यानी कि जो डब्ड वॉइस रहती है वो लगी होती है। तो यहाँ पर क्लिक करो और ओरिजिनल पे चेक कर, उसको क्लिक कर लो, ठीक है। वो डब्ड में लगा होगा, उसको ओरिजिनल पे चेंज कर लो, ठीक है। देन माइंड मैप यार आपको इंग्लिश में ही मिल रहा है, हिंदी में नहीं मिल रहे थे, तो हिंदी में भी हम कल तो डाल ही दिया था, और बाकी हिंदी में आज मैं हिंदी वाला भी यहाँ पर लेके आया हूँ, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी ऐसा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर ये है कि सर डेली एक वीडियो दिया करो, दीजिए, 2 मत कराओ। तो भाई 2 करने पड़ेंगे, मैं आपको बता दूँ, 2 नहीं करेंगे तो ये टाइम पे ख़त्म नहीं होंगे, और लास्ट में जो हमारा एक सब्जेक्ट और एक वीडियो में जो रिवीजन होता है वो नहीं हो पाएगा। तो हमें 2 वीडियोस एक दिन में करने पड़े, 2 लेक्चर्स करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर टाइम पे वो फिनिश नहीं होंगे। और ये जो 2 लेक्चर हैं ये हम आज से शुरू करेंगे। कल पहला दिन था तो इसलिए मैंने 1 लेक्चर करवाया था, और मैंने वैसे तो फर्स्ट वीक में ऑल्टरनेटिव बोला था, लेकिन हमें डेली 2 लेक्चर करने पड़ेंगे अब से, नहीं तो फिर चीज़ें वहाँ पर जाके टाइम पे फिनिश नहीं हो पाएंगी। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग, और हाँ, जो लिटिल बॉय में जो मैंने MCQs प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, वैसे तो ऐसा किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं है, जो मैंने कमेंट्स चेक किए थे। बस वही डेज़ एंड ईयर्स का एक था, तो वो बस करेक्शन कर लीजिएगा। आई थिंक आपने देख लिया होगा डेज़ और ईयर्स वाला, वो आई थिंक नेपच्यून में था, ठीक है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला। बाकी मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपना स्कोर यार ज़रूर यहाँ पर आकर लिखा करो, यानी कि जब आपने दे दिया तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में, वो आपको ट्रैक करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपका कमेंट आपको सबसे ऊपर ही दिखाएगा हमेशा, तो आपको ट्रैक करने में हेल्प करेगा कि आपने कितना स्कोर किया लिटिल बॉय में। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का लिखा करो, ठीक है। क्लियर है। एंड आई होप सभी लोग यहाँ पर फैटमैन से पढ़ के आए होंगे, उसके बाद लेक्चर देख रहे होंगे। नहीं भी है तो पहले लेक्चर मैंने आपको बताया, और लेक्चर को कॉन्टिन्यूटी में देखिएगा, ऐसा नहीं कि सेकंड लेक्चर में सीधा टपक पड़े, फर्स्ट लेक्चर देन सेकंड लेक्चर, इस तरह से कॉन्टिन्यूटी में चलिएगा, रिदम में, क्रोनोलॉजी को मेंटेन करते हुए, ठीक है। और आपको कैसे लग रही है फैटमैन लिटिल बॉय, वो भी शेयर करते रहिएगा, ऑलराइट, कि कैसा आप लोगों का फीडबैक है। वैसे तो फीडबैक अभी तक जो मिला था वो 100% एकदम 5 स्टार ही है, लेकिन आप लोग कमेंट बताते रहेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का अर्थ टॉपिक है, एंड ये बस एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि भाई ये जो लेक्चर्स हैं, अगर कोई ऐसा है कि भाई एकदम न्यू कमर आ रहा है और ये सोच रहा है कि यहाँ पर डिटेल में सर क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो ये रिवीजन लेक्चर्स है। डिटेल में एकदम यहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं कि एकदम आपको शेप बढ़िया आराम से बना के समझाऊँ, वो इसके लिए लेक्चर नहीं है, ये रिवीजन पर्पज़ के लिए, हाँ, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि पूरा अर्थ को आराम से डिटेल में करने वाले हैं, पहले ही सब कुछ मैं बता चुका हूँ कि हमारा टारगेट है कि 30 मिनट के अंदर कोई भी टॉपिक ख़त्म करना है। देन उसके बाद आपके पास टारगेट है कि 30 मिनट के अंदर सब कुछ MCQs लगा के फिनिश करना लिटिल बॉय से, और फैटमैन से 1 घंटे पहले आपको रिवीजन करके आना है, ठीक है। तो अर्थ की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम अर्थ की किसकी बात कर लेते हैं, अर्थ की एज वगैरह कैसे निकालते हैं। तो एज निकालने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है। रेडियो एक्टिव डेटिंग अलग अलग तरह की होती है, यूरेनियम से करते हैं, पोटेशियम से, रुबीडियम से। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड होता है, जिसमें कि हम कार्बन के 14 आइसोटोप पर यूज़ करते हैं। आइसोटोप से याद आया, आज शाम को केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर है वो हम लोग करने वाले हैं, एंड आई थिंक जो पहला लेक्चर होगा वो मैटर होगा, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा। तो क्लोरीन 36, और वो आपको रफली इफ़ हम मतलब ठीक है, आप देख लेना, आई थिंक 7 या फिर 7:30 तक लेक्चर मिल जाएगा, मैं कोशिश करूँगा 7 PM तक। क्लोरीन 36 डेटिंग मेथड और कार्बन 14 डेटिंग मेथड होता है। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा देखना है इसको, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, एंड दैट इज़ शेप ऑफ अर्थ। अब ये रटने वाली चीज़ है क्या, कि अर्थ का शेप एकदम स्फेरिकल नहीं है ना सर्कुलर है। कैसा शेप है अर्थ का, जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड है। ये कैसा शेप होता है, ये कुछ ऐसा शेप होता है जहाँ पर हमारी अर्थ सेंटर पे तो बल्ज्ड है, यानी फूली हुई है, लेकिन पोल पे, ध्रुवों पे, यानी ऊपर और नीचे फ्लैट है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
इसके पीछे का रीज़न क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ हिंदी वाला जो माइंड मैप है, ये रहा आपका हिंदी वाला माइंड मैप। और मैं बार बार यहाँ पर आने वाला नहीं हूँ, तो आप या तो ऐसा कर सकते हो, वैसे तो आपके परमार SSC टेलीग्राम पे माइंड मैप अपलोड हो जाते हैं क्लास के तुरंत बाद, लेकिन फिर भी आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेके, अगर आपके पास दूसरा फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी है, तो उसमें आप इसको खोल के रख सकते हैं, साथ साथ देखते चल सकते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बार बार स्विच करना वो थोड़ा सा काफ़ी बेकार टाइप लगेगा वो, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये अर्थ का शेप है, जहाँ पर सेंटर पे वो बल्ज्ड है और पोल्स पे फ्लैट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता कहाँ से? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये आता है कहाँ से? रोटेशन, यानी कि जो पृथ्वी का घूर्णन होता है वहाँ से ये अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, जिसकी वजह से अर्थ को उसका शेप मिलता है। रेडियस की अगर बात करेंगे तो अर्थ की जो रेडियस है, ठीक है, अर्थ की अगर हम रेडियस की मीन रेडियस की बात करें, दैट इज 637, मीन रेडियस 6371 किलोमीटर से, ये मीन रेडियस है एवरेज। लेकिन क्योंकि अर्थ का जो शेप है, जहाँ पर वो सेंटर पे बल्ज्ड है, पोल्स पे फ्लैट है, तो उसकी वजह से हम साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंड दैट इज़ कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू ये वाली डिस्टेंस, यानी कि जो पोलर रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल रेडियस। ये हम डायमीटर के लिए भी सेम चीज़ बोल सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल डायमीटर होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पोलर डायमीटर। एंड ये चीज़ हम सरकमफ्रेंस के लिए भी बोल सकते हैं, परिधि के लिए, कि जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है वो ज़्यादा होगी पोलर सरकमफ्रेंस से, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एंड दैट इज़ शेप ऑफ अर्थ, जो कि ऑब्लेट या ऑब्लेट स्फीरॉइड या फिर जियोइड है। बात अगर करें रोटेशन की, तो रोटेशन होता है जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। एक रोटेशन में लगने वाला टाइम 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड्स का होता है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। कल हमने देखा था सारे प्लैनेट रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन सिर्फ 2 प्लैनेट हैं, वीनस और यूरेनस, जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, ठीक है। रोटेशनल स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे और मिनिमम होती है पोल्स पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ पर कि इक्वेटोरियल जो रेडियस है या इक्वेटोरियल डायमीटर है वो ज़्यादा है पोलर कंपैरिजन में। तो हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से पता है, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से पता है कि जो टाइम और स्पीड है वो दोनों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हमें सेम डिस्टेंस कवर करनी है सेम टाइम में, तो स्पीड हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इक्वेटोरियल जो रेडियस है वो ज़्यादा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अर्थ की वेलोसिटी है, वेलोसिटी में भी ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर वेलोसिटी नॉट एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी अर्थ की इक्वेटर पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पोल्स पे। एंगुलर वेलोसिटी सारे लोकेशंस पे सेम होगी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अभी आते हैं रेवोल्यूशन पे। और अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे और नाइट होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अर्थ का टिल्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ अर्थ का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है? अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है। 23.5 डिग्री क्या है? अर्थ का टिल्ट है। वहीं पर अगर इसके ऑर्बिटल प्लेन से बात करें तो ये टोटल 90, आपको पता है टोटल तो 90 होगा, ये 23.5 है, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये 66.5 डिग्री है। दैट मीन्स कि अपने ऑर्बिटल प्लेन से ये 66.5 डिग्री इसका टिल्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अर्थ का टिल्ट। तो रोटेशन की वजह से हमारी अर्थ में डे और नाइट होता है, दिन और रात का जो फिनोमिना है वो होता है। रेवोल्यूशन की अब बात करते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण हिंदी में। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है जो हमारी अर्थ सन के अराउंड, ये सन है तो सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन करती है हमारी अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। यानी सन के अराउंड जो इलिप्टिकल पाथ, यानी कि जो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ है उसमें जो घूमती है हमारी अर्थ, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और यहाँ पर आप केपलर्स लॉस को भी रिकॉल कर सकते हैं। वैसे हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि केपलर ने 3 लॉ दिए थे। केपलर का पहला लॉ यही बोलता है कि जो हमारे जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। दूसरा जो होता है वो लॉ ऑफ एरिया कहलाता है, कि भाई जिस तरह से हमारा ये सन होता है एक फोकस पे, तो अगर मान लो एक प्लैनेट है या फिर मान लेते हैं अर्थ है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, तो ये जितना एरिया होगा, मान लो उतना ही टाइम, जितना टाइम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में लिया उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में लिया, तो ये जो दोनों एरिया होंगे वो सेम होंगे। ये केपलर का सेकंड लॉ बोलता है, लॉ ऑफ एरिया। और जो थर्ड लॉ है वो लॉ ऑफ टाइम पीरियड है, जो ये बोलता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये पाथ है हमारा, ये पूरी मेजर एक्सिस होती है, तो ये जो आधा पार्ट होता है इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये केपलर के 3 लॉज हैं, बाकी फिजिक्स में अब इनको देखेंगे। तो अर्थ की जो ऑर्बिटल स्पीड है, यानी वो स्पीड जिससे ये सन के अराउंड घूमता है, और कल हमने देखा तो ऑर्बिटल स्पीड किसकी मैक्सिमम होती है?
मरकरी की 88 डेज में वो सन के अराउंड अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। और सबसे लंबी किसकी होती है? नेपच्यून की। कमेंट करके बताइए कितने ईयर्स में लगते हैं उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो अर्थ की है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वो मिनिमम हमने देख लिया है। अब आते हैं डिस्टेंस। और एक चीज़ कि रेवोल्यूशन और इंक्लिनेशन की वजह से ही क्या होते हैं? सीजन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ लिखी भी होगी, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि रेवोल्यूशन और अर्थ के टिल्ट की वजह से ही पृथ्वी में सीजन्स यानी कि ऋतुएं होती हैं। यानी कि अगर या रेवोल्यूशन ना हो या इंक्लिनेशन ना हो, दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं होगा तो सीजन्स नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे ये भी हम देखेंगे जब सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर सन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सन है तो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। तो जब रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ठीक है, सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है अर्थ, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो सन के सबसे नज़दीक होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो सन के सबसे दूर होती है। तो जब सबसे सन के पास में होती है हमारी अर्थ तो उसको हम बोलते हैं पेरीहिलियन। पी से पेरीहिलियन और पी से पास। हिंदी में इनको उपसौर और अपसौर बोलते हैं। आई होप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स साथ साथ उसको देखते चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो पेरीहिलियन की अगर डेट बात करेंगे 3 जनवरी और एपीहिलियन की 4 जुलाई, ये आपको रट के रखना है। और डिस्टेंस होती कितनी है? तो ये जो डिस्टेंस लिखी हुई है इट इज़ 147 मिलियन किलोमीटर्स, और वहीं पे ये लिखी हुई है 152 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पी से पास, पी से पेरीहिलियन और दूसरा वाला एपीहिलियन। पेरिजी अपोजी क्या होते हैं? तो जिस तरह से हमारी सन, जिस तरह से हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना, ठीक है, उसी तरह ही हमारी जो अर्थ है, सॉरी हमारी जो मून है, जो हमारी सैटेलाइट है, हमारी अर्थ की सैटेलाइट है, एकमात्र सैटेलाइट है। अच्छा, 2 प्लैनेट का नाम बताइए जिनके पास खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। तो वो अर्थ के अराउंड भी इसी तरह इलिप्टिकल पाथ में, दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है सन के अराउंड मून, और उसी डायरेक्शन में घूमती है जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है। समझ पा रहे हैं? जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है उसी डायरेक्शन में, और उसी पथ, वो सेम पाथ तो नहीं होगा लेकिन उसी शेप का पाथ यानी इलिप्टिकल पाथ में मून जो है सन अर्थ के अराउंड घूमता है। और जब वो अर्थ के अराउंड घूमता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे अर्थ के पास में होता है उसको हम पेरिजी बोलते हैं, और दूसरा जब सबसे दूर होता है उसको हम एपोजी बोलते हैं। यहाँ पर आपको डेट्स याद नहीं करनी है क्योंकि अर्थ के अराउंड जो मून है वो अपना एक रेवोल्यूशन 27 डेज में कंप्लीट करता है। यानी हर महीने हमें ये फिनोमिना देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें इसकी कोई डेट याद नहीं रखनी है, और क्योंकि कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होगी इसकी, ठीक है। अभी आते हैं डिवीजन पे, यानी कि अब हम यहाँ पर आते हैं एक्चुअल में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे कि व्हाट आर लैटिट्यूड एंड व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले तो, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स देखेंगे, उसके बाद हम या तो चलो पहले हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद आते हैं इस पर। तो लैटिट्यूड क्या होती हैं? तो लैटिट्यूड होती इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इनको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। अब इनको ऐसे समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारी अर्थ, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं। क्यों ड्रॉ कर देते हैं? बहुत सारे इनके एप्लीकेशंस है। जैसे कि अगर हमें किसी जगह की लोकेशन चाहिए तो हमें लैटिट्यूड चाहिए, अगर किसी भी जगह की हमें लोकेशन चाहिए तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, अक्षांश व देशांतर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो अक्षांश होते हैं वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वहीं जो देशांतर होते हैं यानी कि जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो इस तरह की वर्टिकल लाइंस होती हैं, इस तरह की वर्टिकल लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड। तो हॉरिजॉन्टल वाली हो गई आपकी जो ईस्ट वेस्ट इस तरह से रन कर रही हैं लैटिट्यूड, और जो नॉर्थ साउथ रन कर रही हैं उनको हम बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन जो ईच लैटिट्यूड है वो सेम रहता है, यानी हर लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। जैसे कि 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच वही डिफरेंस होगा जो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में होगा। वो होता कितना है? तो हर 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर्स की डिस्टेंस होती है। और टोटल नंबर कितना होता है लैटिट्यूड्स का? तो 181। कैसे टोटल 181 होता है? तो जैसे कि इक्वेटर है, अब इक्वेटर क्या है अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेटर पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाले पार्ट को नदर्न हेमेस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, तो नीचे वाले जो पार्ट है उसको सदर्न हेमेस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है।
तो हर लैटिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम, और वो कितनी है, 111 किलोमीटर है। अब ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते 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 हम यहाँ पर पहुँचेंगे 90 डिग्री, और फिर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ पर पहुँचेंगे 90 डिग्री। दोनों में अंतर वो दिखाने के लिए 90 ऊपर वाले लैटिट्यूड्स को इक्वेटर यानी 0 डिग्री के ऊपर वाले लैटिट्यूड्स को नॉर्थ, तो वहीं नीचे वालों को साउथ से इंडिकेट करते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब यहाँ पर टोटल आपको दिख रहे हैं 1 2 3 करके 90 पे गए, 1 2 3 करके 90 पे गए, 90 90 180, और एक यहाँ पर जोड़ दिया इक्वेटर को भी, तो 181 हो जाएंगे। लेकिन अगर लैटिट्यूडनल सर्कल पूछ लेगा, क्योंकि एक ना कहीं ये सर्कल है, क्योंकि पीछे भी इस तरह से गए होंगे, तो हम इन दोनों को हटा देते हैं तो 179 आ जाता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हैं, बस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पॉइंट है, तो 2 हटाने पर 179 आपको मिलता है। क्लियर। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, जैसे कि इक्वेटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट सर्कल है या नहीं है? देखो ये ध्यान रखना कि वो लाइन, कोई भी लाइन, चाहे कोई भी लैटिट्यूड हो चाहे कोई भी लॉन्गिट्यूड हो, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जो अर्थ का पूरा सरकमफ्रेंस कवर करे, परिधि कवर करे, और उसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दे, डिवाइड कर दे, उसको हम ग्रेट सर्कल यानी कि महान वृत्त बोलते हैं। ग्रेट सर्कल किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। आई अगेन रिपीट, ग्रेट सर्कल किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिस तरह से इक्वेटर कर रहा है। तो इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ग्रेट सर्कल होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक, एंड वो नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने बता दिया है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की, ओवरहेड रेस पड़ती हैं सन की, ओवरहेड बोल लो, डायरेक्ट बोल लो। ठीक, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, इसको भी बोलते हैं टेम्परेट। ये नॉर्थ टेम्परेट हो जाएगा, ये साउथ टेम्परेट हो जाएगा। यहाँ पर स्लैंटिंग रेस पड़ती है, यानी डायरेक्ट रेस तो कभी पड़ेंगी ही नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे। तिरछी पड़ती हैं, स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं। जो सीधी रेस पड़ती हैं वो गर्मी ज़्यादा पैदा करती हैं एज़ कम्पेयर टू टेढ़ी। जो टेढ़ी पड़ती है स्लैंटिंग, वो एरिया ज़्यादा कवर करती हैं, लेकिन हीट यानी इंसोलेशन कम देती हैं। इंसोलेशन कम होगा लेकिन एरिया ज़्यादा कवर करेंगे जो स्लैंटिंग रेज होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा गर्मी आपको एक्सपीरियंस होती है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाले? क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, यानी आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल, इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, और वो कैसे रहती है वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले लॉन्गिट्यूड समझ लेते हैं उसके बाद। ठीक, तो लार्जेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर होगा और स्मॉलेस्ट आपके दोनों पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे, देशांतर पे। ये क्या है? तो ये जो इस तरह की लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइंस, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस हैं नॉर्थ से साउथ। जिस तरह से लैटिट्यूड को बोल रहे थे एंगुलर डिस्टेंस, अब ये यहाँ पर मैं एकदम समझा नहीं रहा हूँ किस तरह से एंगुलर डिस्टेंस, मैंने बैच में समझाया, हम लोग ने समझा, लेकिन यहाँ पर हम रिविजन कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो रट्टा मारो जिंदाबाद, और देखना है तो फिर आप अगर बैच में तो वहाँ से देख लीजिए, नहीं है तो फिर देखिए कहीं से। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, तो जैसे कि वो इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस है लैटिट्यूड, वैसे ही प्राइम मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन अब क्या है सर? इक्वेटर तो वो था जो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा था अर्थ को। प्राइम मेरिडियन क्या है? तो प्राइम मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड तो सारे ही लॉन्गिट्यूड जो होते हैं अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिमेंबर दैट, रिमेंबर दिस फैक्ट। व्हाट फैक्ट? कि ऑल लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, ऑल लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में सारे लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड करते हैं। तो भाई हम रेफरेंस किसको माने? तो रेफरेंस हमने फिर मान लिया प्राइम मेरिडियन को, जिसको कि हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, GMT इसको बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच लैबोरेटरी है लंदन में, UK में, वहाँ से ये पास होती है, इसलिए इसको हमने बोल दिया। ठीक है, मतलब किसी को तो मानना था तो इसको मान लिया गया, क्योंकि उस टाइम में लंदन की तूती बोलती थी, बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल्स टूवर्ड्स इक्वेटर। डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड इज सेम, बट डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड इज नॉट सेम। हाउ? लेट मी शो यू हाउ। तो ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये देखो,
ये मैंने 2 लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए। अब ये देख लो इनके बीच की डिस्टेंस क्या सेम है? क्या हो गया यार इसमें? इससे मेरा भेजा ख़राब हो जाता है। देखो क्या हो गया इसमें। खैर कोई नहीं, तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर आप समझेंगे, ये जैसे हमारी अर्थ है, ठीक, तो यहाँ पर ये एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया, ये मैंने दूसरा लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया। क्या इनके बीच में डिस्टेंस सेम है? नहीं, डिस्टेंस सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो डिस्टेंस मैक्सिमम है, यहाँ पर ये घट गई थोड़ी सी, और घट गई और घट गई और घट गई और घट गई और घट गई, ज़ीरो हो गई। यहाँ और घट गई, घट गई, घट गई, घट गई, ज़ीरो हो गई। यानी कि distance between each longitude decreases from equator towards poles and it is maximum at equator and minimum at poles। मैक्सिमम कितनी है? 111.32 किलोमीटर। पोल्स पे मिनिमम कितनी है? 0। सारे जो लॉन्गिट्यूड हैं वो पोल्स पर जाके मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई पोल्स पे इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट वुड बी 0, इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 है। All longitude divide Earth into 2 equal parts। That means कि all longitudes are great circles। सारे ही longitude जो हैं वो great circles हैं। Now talking about कि जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज़ जो 0 डिग्री है वो कहाँ से पास होती है? तो ये पास होती है ग्रीनविच लंदन से तो होती है, तभी तो ग्रीनविच में मीन टाइम बोलते हैं। लेकिन कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है? तो ये पास होती है आपका, आई थिंक देखेंगे फैटमैन में बना हुआ पिक्चर, तो वहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से ट्रिक है, ठीक है। BSF गेम, ठीक है, BSF गेम इन टोगो, ठीक है, इन टोगो। इस तरह से हमने याद किया, मतलब इस तरह से ट्रिक है, फैटमैन में भी लिखी हुई, अगर आप पढ़ के आए होंगे तो। B से यहाँ बुर्किना फासो है, S से स्पेन है, F से यहाँ पर आपका फ्रांस हो जाएगा, G से घाना है, A से अल्जीरिया है, M से माली है और टोगो से टोगो हो जाएगा। BSF गेम इन टोगो किंगडम, इस तरह से याद रखना है, BSF गेम इन टोगो किंगडम। तो किंगडम से हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो ये ट्रिक है जिससे कि आपको ये सारी कंट्रीज याद हो जाएंगी। SSC में तो आज तक ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन बन सकता है, ऐसा नहीं कि बना नहीं तो बनेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई? क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक सभी को। अब आते हैं सर कि ये इक्लिप्स और ये मतलब आएंगे अब इस पे इक्लिप्स, इक्विनॉक्स, देन टाइड्स पे, एंड देन उसके बाद आखिरी में आएंगे किस पे? इक्लिप्स, पहले तो इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस, देन इक्लिप्स, देन टाइड्स पे, ठीक है। अब होते ही कि हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है ऐसे। अब क्योंकि वो टिल्टेड है, अगर भाई टिल्टेड ना होती तो उसका इक्वेटर पे ही, इक्वेटर का जो इक्वेटर है वही सिर्फ पॉइंट कर रहा होता टुवर्ड्स द सन। लेकिन कुछ रुक जाओ, एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दी, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन एक जिग जैग लाइन होती है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पिक्चर। यहाँ पर आओ ज़रा, कुछ यहाँ से पास होती है, ध्यान से देखिएगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसे पास होती है, मतलब कि शायद आप समझ पा रहे होंगे कि थोड़ा सा अगर आप हल्का से इस मैप को और इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ से, ठीक है, और कुछ इस तरह से जिग जैग ऐसे 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 करके आपको लाइन देखने को मिलती है। ये लाइन ध्यान से सुनना, फोकस इधर उधर ना जाए। जो लोग एकदम नींद के आगोश में एकदम जा चुके हैं तो मुंह धुल के फिर से जरा आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ से जो है इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ इस तरह से मुड़ जाती है, फिर इस तरह से मुड़ती क्यों है वो अभी समझ में आएगा। पहली बात तो ध्यान रखना, मुड़ती है यानी जिग जैग है, प्राइम मेरिडियन की तरह स्ट्रेट लाइन नहीं। प्राइम मेरिडियन जो है ना इस तरह से यहाँ पास होती है, इस तरह से, ये है प्राइम मेरिडियन, इस तरह से पास हो रही है। समझ में आती है बात? प्राइम मेरिडियन ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, 0 डिग्री है, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन से जब तुम ईस्ट में जाते हो तो टाइम ऐड होता है। अब होता क्या है ना कि ऐसा समझ लो कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का कॉन्सेप्ट है ये किसका कॉन्सेप्ट है? लॉन्गिट्यूड और टाइम का कॉन्सेप्ट है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का कॉन्सेप्ट इस तरह से चलता है कि अर्थ को हम टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं। अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू टोटल 24 टाइम जोन्स, मीनिंग कि भाई अर्थ पूरा 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री घूमती है। दैट मीन्स कि 1 घंटे में हमारी अर्थ कितना घूमेगी? 360 में 24 का भाग करेंगे तो 15 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से टाइम का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यहीं से आप निकाल सकते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट होगा। तो यहीं से हम बोलते हैं कि किस तरह से जो इंडिया है वो 5.5 घंटे आगे है। कैसे बोल देते हैं?
क्योंकि अभी यहाँ पर मैं वो बता नहीं रहा हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये वो यहाँ से पास होता है वहाँ से पास होता है, वो कुछ अभी मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। बस इतना ध्यान रखो कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का जो ये है प्राइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री है। तो हम हर टाइम को प्राइम मेरिडियन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे बोल दे कि मान लो कि कहीं पे टाइम एक लॉन्गिट्यूड है जहाँ पर टाइम 30 डिग्री, लॉन्गिट्यूड है 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है, टाइम है सुबह के 6 बज रहे हैं। अब तुम बता दो कि 45 डिग्री ईस्ट में कितना होगा, बताओ 45 डिग्री ईस्ट में कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री ईस्ट इधर ही होगा, इधर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री के ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के इधर इधर आते जाओगे, ईस्ट है, ईस्ट हेमिस्फीयर, और इधर वेस्ट हेमिस्फीयर है। तो 0 1 2 3 4 5 6 30 आएगा, 30 के बाद 45 आएगा, इधर की ओर होगा। तो जब भी हम इधर की ओर जाते हैं, ईस्ट की ओर जाते हैं, तो हम टाइम को ऐड कर देते हैं। मतलब ये है कि पहले तो तुम डिफरेंस निकाल लो कि दोनों के बीच में कितना लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो तुम ये पाओगे कि यहाँ पर 15 डिग्री का सर डिफरेंस है यहाँ तो, और 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा। 6 बज रहे हैं यहाँ के, तो यहाँ बज रहे होंगे सुबह के 7 बजे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ईस्ट में जाने में टाइम को ऐड करना होता है, वेस्ट में जाने को टाइम सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब मैं किसी का भी दे दूँ तो आप निकाल लोगे कि भाई मान लो कि कोई लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जैसे कि इंडिया को हम बोलते हैं 5.5 घंटे आगे है, अहेड है जीएमटी से। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीएमटी का 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, और इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो हम पहले क्या करते हैं, 0 और 82.5 के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। कितना निकलेगा, 82.5 में 0 घटाओगे तो 82.5 आएगा, ठीक है। तो 82.5 डिग्री कितने घंटे को बता रहा होगा, तो भाई 15 डिग्री बताता है 1 घंटे को, तो 75 डिग्री कितने को बताएगा, क्योंकि हमें 82 निकालना है ना, तो 75, तो 15 5 75, तो 5 घंटे को बताएगा। अब हमें 7.5 और जोड़ना है, तो 15 डिग्री बता रहा है 1 घंटे को, तो 7.5 डिग्री कितने को बताएगा, 15 का आधा 7.5, तो 1 घंटे का आधा 30 मिनट, तो 5 घंटे और 30 मिनट आगे हैं। क्यों, क्योंकि ईस्ट की तरफ है इसलिए, ठीक। ये होता है लॉन्गिट्यूड और टाइम का कॉन्सेप्ट। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था, ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो इस तरह से जिग जैग तरीके से जाती है, ये डेट का कॉन्सेप्ट से इन्वॉल्व है, टाइम नहीं, डेट के कॉन्सेप्ट से इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है, तो एक्चुअल में जब हम इसको क्रॉस करते हैं आइडियल को ईस्ट की तरफ, तो हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। ध्यान यहाँ रहे, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा बार बार, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं जो मैं रिपीट कर दूंगा और बार बार फिर बैक करना पड़ेगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना है, लेकिन फोकस रखो कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। टाइम किस तरह से आइडियल पे, ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, आपको पता है ना। इसके बाद यहाँ से, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो यहाँ से यहाँ शुरू हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन से पास होती है, क्योंकि यहाँ से टाइम चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखा गया कि किसी लैंड मास से ना पास हो जहाँ पर लोग रहते हों, तो पानी से ही पूरी पास हो, इसलिए जिगजैग लाइन है। किस तरह से टाइम चेंज होता है, तो अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ईस्ट बाउंड, तो डेट जब ईस्ट की तरफ जाओगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बस एक दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो, 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे मान लो आज है 3 जून, अगर मुझे 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे 2 जून में जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, मुझे 2 जून में जाना पड़ेगा अगर मुझे फिर से 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि यहाँ पर डे एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन डेट एक कम हो जाती है, ठीक है। ऑन मूविंग ईस्ट वी गेन अ डे, ईस्ट ऑफ वॉट, ईस्ट ऑफ आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वी गेन अ डे, और वी सब्ट्रैक्ट अ डेट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट अ डेट, डेट घटानी पड़ेगी। 3 से 2 जून में जा रहे हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा तो मिल गया, लेकिन डेट घट रही है, ठीक, और इसका उल्टा वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं। अर्थ का टाइम जोन क्या, अर्थ का ये डेट लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। ये रशिया को ले लो, रशिया यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक पूरा जा रहा है, इतना भयंकर। अब इतने सारे यहाँ पर इतना भयंकर इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो रशिया जैसे कंट्रीज़ को बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रशिया के पास ध्यान रखना कितने टाइम जोन्स हैं, रशिया के पास टोटल 7 टाइम, रशिया के पास टोटल होंगे, ठीक है। यूएसए के पास टोटल 6 टाइम जोन्स हैं, यूएसए के पास 6, रशिया के पास 11, और सबसे ज़्यादा पता है किसके पास है, फ्रांस के पास। तो ये ध्यान रखना, फ्रांस हैज़ 13 टाइम जोन्स, कहीं कहीं पे 12 भी लिखेगा, लेकिन
वो 12 एक अगर उसकी टेरिटरी को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो 13 हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रांस के पास ध्यान रखना 13 टाइम जोन्स हैं। अगर 13 ना हो ऑप्शन में और 12 हो तब आपको 12 टिक करना है। क्लियर। अब ये मैप मैंने क्यों लगा रखे हैं आइडियल और प्राइम मेरिडियन दिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, किन किन कंट्री से, इक्वेटर कहाँ से होती है, ये सब दिखाने के लिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आप ध्यान से देखो तो ये सबसे पहले तो ये मेक्सिको से जाएगी, बहामा से जाएगी, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, माली, नाइजर, सऊदी अरब, ठीक है, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से की बात हो रही है। यूएई, सऊदी अरब, इंडिया से पास होती है, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना से भी जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ध्यान रखना है आपको, चाइना से भी जाती है और ताइवान से। देन नीचे आते हैं इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ से पास होती है? तो सबसे पहले तो इक्वेडोर, तभी इसका नाम इक्वेटर पड़ा। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से 3 कंट्रीज़ ये हो गई साउथ अमेरिका की। अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? अफ्रीका की आपकी गैबॉन, ये तो सबसे पहली आइलैंड कंट्री है, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, देन गैबॉन, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया से तो बिल्कुल पास नहीं होती है। देन ये मालदीव से भी पास होगी, ठीक है। मालदीव से तो पूरी तरह से तो आई थिंक नहीं जाएगी, एक आइलैंड ही है बस जिससे पास होगी, ठीक है। बाकी इंडोनेशिया से प्रॉपर तरीके से पास होती है और ऑस्ट्रेलिया में नहीं कट करेगी। देन आते हैं कहाँ पर? ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है जिसको मकर रेखा बोलते हैं हिंदी में, तो ये सबसे पहले। अब चिली और अर्जेंटीना की खास बात ये है कि इनका नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है बहुत ज़्यादा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोलेंगे, है ना। तो इनको तो भैया देख सकते हो, इनको तो एक से ज़्यादा टाइम जोन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। खासकर चिली को तो कभी पड़ ही नहीं सकती एक से ज़्यादा टाइम जोन की ज़रूरत। टाइम जोन की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और चिली अगर आप देखो तो सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री है पूरे, ना सिर्फ साउथ अमेरिका में बल्कि अफ्रीका से भी साउथ में और ऑस्ट्रेलिया से भी साउथ में पड़ता है चिली। और अर्जेंटीना भी कोई कम नहीं है मतलब, लेकिन वही है कि थोड़ा सा बस ऊपर हो जाता है अर्जेंटीना। तो ये ध्यान रखना आपका, चिली और अर्जेंटीना दोनों से पास होगी, पैराग्वे, यूरुग्वे नहीं पैराग्वे, ठीक। देन ब्राज़ील से भी पास होगी, तो ब्राज़ील से इक्वेटर भी जा रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका इज़ दी ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों लाइन पास होती हैं। देन उसके बाद अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। आपको पता है कि जो हमारा अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, और तीसरा कौन सा कंट्री है बताओ? ठीक है, मेडागास्कर से पास होगा, मोजाम्बिक से और ऑस्ट्रेलिया से। ये कहाँ कहाँ से आपकी तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास होंगे वो लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है? तो अब अगेन यहाँ पर आ जाते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारी अर्थ है इसका अगर ये टिल्ट ना होती तो सिर्फ इक्वेटर पे ही डायरेक्ट रेस पड़ रही होती, लेकिन ये देखो इस तरह से टिल्टेड है, इस तरह इसका मुंह झुका हुआ है, देख रहे हो मुंह झुका हुआ है, ये भाई इसका पैर इधर झुके हुए हैं। तो यानी पैर का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मुंह का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और पेट का मतलब ऐसे याद कर लो इक्वेटर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब ओवरहेड रेस पड़ रही होंगी, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है, मकर रेखा जाती है, सॉरी कर्क रेखा जाती है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच जाती है तो 21 जून को होता है, 21 जून जो अभी आने वाला है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में नदर हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसी को ही ग्रीष्मकालीन अयनांत अंग्रेजी में समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती है ओवरहेड रेस सन 22 दिसंबर को होता है, जिसको कि हम विंटर सॉल्स्टिस यानी कि शीतकालीन अयनांत बोलते हैं। और वो 2 दिन जब इक्वेटर पे ओवरहेड रेस पड़ रही होती है सन की, तब एंटायर अर्थ, नोट माई जो वर्ड्स हैं, एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट्स, ठीक है। सन रेज फॉल इन इक्वेटर एंड व्हाट एंड एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट्स, इक्वल डेज और नाइट्स एक्सपीरियंस करेगी पूरी अर्थ। ध्यान रखना जब इक्वेटर पे, इक्वेटर मतलब 21 मार्च पे एक तो ये डेट आएगी और 23 सितंबर। 21 मार्च को बोलते हैं स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो ये दोनों डेट्स आपको ध्यान रखनी है, स्प्रिंग या वर्नल और या ऑटमनल। ये विंटर सॉल्स्टिस को क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी, ठीक। अब आ जाते हैं इक्लिप्स वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। व्हाट इज इक्लिप्स? इक्लिप्स होता है ग्रहण। ग्रहण तब पड़ता है जब चंद्रमा या पृथ्वी बीच में आ जाती है। 3 हमारी बॉडीज हैं, सन, मून, अर्थ। जब मून, अर्थ और सन के बीच में आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि सन की जो रेज हैं वो यहाँ पर पड़ रही हैं, हमें तो अर्थ से ये वाला पार्ट विजिबल है, ये तो विजिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या,
इसको हम बोलते हैं अमावस्या, क्योंकि काला एकदम काला दिखाई देगा चंद्रमा, एकदम बिल्कुल चांदनी रात नहीं होगी, अंधेरी रात होगी। ठीक है, तो ये अंधेरी रात की अगर जब हम बात करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं न्यू मून। ठीक है, नया चंद्रमा। अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे जो मून लिट पार्ट है, अगेन रिपीट, मून लिट पार्ट है, मून लिट पार्ट वो इंक्रीज होना शुरू होगा। धीरे धीरे हमें चंद्रमा देखना शुरू होगा, उसका जितना हिस्सा हमें दिख सकता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये तो वो पार्ट है कि अब हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे किसकी ओर, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे लूनर इक्लिप्स की ओर। तो ये हम आ गए लूनर इक्लिप्स पे। दिस इज़ योर लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है। यहाँ पर सन की पूरी रेज मून की तरफ जा रही हैं। आप बोलोगे नहीं सर अर्थ बीच में, बिल्कुल नहीं। तीनों एक लाइन पे तो हैं, लेकिन तीनों एक पोजीशन, तीनों एक प्लेन पे नहीं है। प्लेन पे नहीं, अर्थ आगे की ओर होगा, मून उधर की ओर होगा, तो पूरी सनलाइट जा रही होगी मून पे, यानी पूरा फेस जितना विजिबल हो सकता है मून का, जो कि हमें पूरा मून कभी विजिबल होता नहीं है। क्यों नहीं होता कमेंट में बताओगे, कल मैंने बताया था। लेकिन जितना भी विजिबल हो सकता है वो हमें यहाँ से पूरा विजिबल रहेगा, और इस वजह से इसको हम बोलते हैं फुल मून। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फुल मून, या फिर इसको हम पूर्णिमा भी बोलते हैं। उसको ऊपर जो देखा था उसको न्यू मून या अमावस्या बोलते हैं। और इसके बाद से जो मून लिट पार्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा दिख नहीं सकता। अब धीरे धीरे वो कम होना ये शुरू हो जाएगा। अब अमरा पेनम्बरा क्या होता है, तो जब भी कोई चीज़ शैडो बनाती है, किसी भी चीज़ की जब शैडो बनती है, तो एक डार्क शैडो होती है जिसको अम्ब्रा बोलते हैं, और एक लाइट शैडो होती है जिसको पेनम्बरा बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, दिस इज़ द डार्क शैडो, ठीक है, और पेनम्बरा इज़ द लाइट शैडो, ये ध्यान रखना है। ठीक, और जो सोलर इक्लिप्स होता है, जो अभी यहाँ पर हमने लिखा था, दिस इज़ योर सोलर इक्लिप्स, ठीक है, न्यू मून, या फिर जिसको हम अमावस्या बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, तीन तरह के हमें इक्लिप्स देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स हैं। एक तो टोटल पूरी तरह से, अगर ये तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे, लाइन में तो दिख ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है तीनों एक प्लेन पे भी आ जाते हैं, तो पूरी जो सनलाइट है वो ब्लॉक कर लेता है। कौन, जो मून है वो पूरी सनलाइट को ब्लॉक कर लेगा, जिसकी वजह से पूरी तरह अगर ब्लॉक कर लिया तो एकदम अंधेरा हो जाता है दिन के टाइम पे, टोटल सोलर इक्लिप्स। अगर किनारे किनारे से दिख रहा है हमें कोरोना वाला पार्ट, याद करो सन का कोरोना वाला पार्ट हमें सोलर इक्लिप्स में विजिबल होता है। वैसे तो सिर्फ हमें फोटोस्फीयर ही विजिबल होता है, जो कि ग्लोइंग पार्ट होता है जहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकल के आती हैं। ठीक है, और सन स्पॉट क्या होते हैं बताओ जरा। सन स्पॉट वो पार्ट होते हैं जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे जगह होती हैं, जो डार्क होती हैं वो। ठीक है, एन्यूलर सोलर इक्लिप्स, और आधा दिख रहा है तो पार्शियल। ठीक, ये हमें समझ में आ गया। इसी तरह से ही सर जब अगर तीनों एक ये भी प्लेन में आ जाएं, तो होता क्या है ना कि सनलाइट कभी कभी जब ये तीनों प्लेन पे आ जाएंगे, तो सनलाइट जब यहाँ पड़ेगी तो सनलाइट इज़ अ वाइट लाइट, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, 7 रंगों से मिलकर बनी है। तो बाकी सारे रंग जो है स्कैटर हो जाते हैं, सिर्फ रेड वाला बचता है। ठीक है, सिर्फ रेड वाला बचता है, और वो जो रेड जो पार्ट है, जो रेड लाइट है, वो मून पे जाएगी और ये लाल अपीयर होगा। दैट इज कॉल्ड एज ब्लड मून। तो ब्लड मून कब विजिबल होता है, ब्लड मून हमें लूनर इक्लिप्स में, जब तीनों एक प्लेन पे आ जाएंगे तब विजिबल होता है, जब रेड लाइट यहाँ पर पड़ने लगेगी, रेड सनलाइट। बाकी तो सब स्कैटर हो जाएंगी। ठीक, सुपर मून क्या होता है, ठीक है, सुपर मून होता है कि जब ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स प्लस पेरिजी। होता क्या है सर कि जैसे लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, सॉरी लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ सन और मून के बीच में आ गया। अब अगर पेरिजी के साथ कोलैप्स कर जाइए, ओवरलैप कर जाए, पेरिजी का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब मून अर्थ के सबसे पास में आ जाए। पेरीहिलियन होता है जब अर्थ सन के सबसे नज़दीक चले जाए, मून जब सबसे अर्थ के पास आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज पेरीजी। ठीक, तो पेरीजी यानी जब पास में आ जाएगी तो उसका साइज भी तो हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बड़ा लगेगा, तो उसी को सुपर मून बोलते हैं। और ब्लू मून क्या होता है, अगर एक ही कैलेंडर मंथ में 2 सुपर मून हो जाएं तो उसको ब्लू मून बोलते हैं। ब्लू मून का मतलब ये नहीं कि ब्लू नीला पड़ रहा है, ब्लू मून है ना। ब्लू मून का मतलब है जो बहुत ही रेयर फिनोमिना हो, ब्लू आइड बॉयज, जो बहुत ही रेयर है ना, इस तरह से, तो बहुत जो रेयर देखने को मिले। तो 2 सुपर मून अगर एक महीने में होगा तो उसको ब्लू मून बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म। बाकी अब आपको क्या करना है, ये हिंदी में आपका, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, जाके आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम लिटिल बॉय, और यहाँ पर आके आपको बताना है कि आपने कितना क्या स्कोर किया। तुरंत ख़त्म कर दिया करो, आलस मत किया करो यार, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, अभी तो थोड़ा सा, अभी जलेबी वलेबी लेके आते हैं, समोसे वमोसे, वो पहले MCQ करो बेटा बैठ के। भूख बहुत लग रही है तो खा लो, लेकिन इसको टालो नहीं।
लेवल 1 और लेवल 2 जल्दी से ख़त्म कर दो। अगर कोई बहुत टफ लगता है, ऐसा लगता है यार ये तो बहुत टफ है इस तरह से, तो उसको स्किप कर दो तुरंत, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी उसको इनको सॉल्व करो। कोशिश करो कि आधे घंटे का टाइमर सेट करके, और फिर मार्क्स ज़रूर बताना। और लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और फैटमैन लिटिल बॉय कैसे लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इनकी PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इज़ गिवन इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन। वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कोई PDF मिल जाएंगी। जिनको फैटमैन और लिटिल बॉय लेनी है तो वो फ्लिपकार्ट अमेजोन से ले सकते हैं। पता नहीं, आई थिंक अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है। लिटिल बॉय तो आपको मिल जाएगी, इन फैटमैन आई थिंक अभी आउट ऑफ स्टॉक है शायद। बाकी प्री ऑर्डर आप कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं शाम को केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में, एंड दैट वुड बी मैटर। थैंक यू।